पेश है कार्यक्रम विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा। विविध भारती स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। आज सुनेंगे सेवानिवृत्त जाबाज लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल की शौर्य गाथा, उन्हीं की जुबानी। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। दोस्तों, ये पंक्तियां इस कार्यक्रम की शुरुआत में पढ़ने की इच्छा हो गई, इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि हमारे सामने जो शख्सियत है उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। उन्होंने बहुत सारे युद्ध का सामना किया है और जैसा कि होता है कि युद्ध में जीत होती है, हार होती है, कुछ मिलता है, कुछ खोते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा भी युद्ध जीता है जिसमें कि उन्हें जीवन दान मिला है। जी हाँ, शूरवीर योद्धा जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। बहुत सारे दुश्मनों का इन्होंने सामना किया, उन्हें धूल चटाई और ऐसे आगे बढ़ते रहे कि वो पंक्ति याद आती है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये सब जब सुनते हैं तो एक रोमांच सा होता है, कहीं ना कहीं वीर रस में हम डूब से जाते हैं। तो आज कुछ कार्यक्रम ऐसा ही होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी। स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका। नमस्कार रेणु जी, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। आपने मुझे ये मंच दिया, ये अवसर दिया अपने श्रोताओं से मुखातिब होने का। ये मंच जो है वो गौरवान्वित है आप जैसे योद्धा के आने पर। अच्छा, कार्यक्रम के शुरू में ही बता देते हैं अपने साथियों को कि भाई यहाँ पर केवल वीर रस की बात नहीं होगी। मनोज जी स्वयं कवि भी हैं, अब तो बहुत सारी विधाओं में पारंगत हो गए हैं। वो विधाएं कौन कौन सी हैं? तो शुरुआत करते हैं, सेना में आपका पदार्पण कैसे हुआ? जो मेरा सेना में आने का जो कारण था वो ऐसा कोई भव्य कारण नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि आज के युवा जो हैं वो उसका अनुसरण करें, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि मैं जब पढ़ रहा था, पिताजी मेरे वायुसेना में थे तो उन्हीं के साथ रहता था और गांव जाता था, आता जाता था। तो उस समय नॉर्मल महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती थी। जो परिवार का ही था, पिताजी का सबका था, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, पायलट बनेगा, बस ये था। मुझसे ज़्यादा परिवार की ये महत्वाकांक्षाएं थी, उसी को जी रहे थे। पिताजी चाहते हैं कि बन जाए कुछ, तो उस वजह से मैं सेना में भर्ती हुआ अधिकारी बनने के लिए। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी जज्बे से ओत प्रोत होकर गया था तो वो शायद सही नहीं होगा। तो वर्दी का आकर्षण, वर्दी का आकर्षण ईमानदारी से कहूंगा तो उस समय ऐसा नहीं था। बस ये था कि यार मेरा परिवार चाहता है मैं उनकी आकांक्षाओं पर मैं पूरा उतरूं, तो उस समय मैं चला गया। उसके पीछे एक थोड़ा सा कारण भी था, मैं बताऊंगा। मतलब कारण ये था कि मैं एयरफोर्स कैंटोनमेंट में रहता था, बड़ा सिक्योर्ड होते हैं सब, सुविधा संपन्न बढ़िया लाइफ होती है वहाँ की। और मैं थोड़ा उतना वेल अवेयर भी नहीं था, मुझे इतनी कोई देश में क्या है नहीं है, मुझे देश बहुत बढ़िया लगता था। अब वैसे तो कहें कि मतलब उसकी अच्छी अच्छी चीजें आप देखते हाँ, मुझे कोई कमी नहीं लगती थी। हालांकि मैं गांव में जाता था, बिहार के गांव का रहने वाला हूँ, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, लेकिन उसमें मुझे कोई कमी नहीं लगती थी, बहुत बढ़िया लगता था।
तो मैं बड़ा प्रसन्न तो यहाँ जानना चाहेंगे कि किस गांव से आप हैं? मैं बिहार के गांव है किसरी टोला, फुलवरिया पोस्ट ऑफिस के अंदर आता है, वो छपरा जिला के अंदर। मैं वहां का रहने वाला हूँ जी। और पिताजी एयरफोर्स में थे, ट्रेन में जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो दिन दिन तक लग जाते थे। मैं खिड़की के पास ही खड़ा रहता था और मुझे अपना देश बहुत बढ़िया लगता था। खेत गुजर रहे हैं, नदियां गुजर रही हैं, छोटे छोटे गांव गुजर रहे हैं, रात के समय टिमटिमाते हुए कोई दीपक दिख गया। मुझे बहुत आनंद आता था कि बहुत बढ़िया देश है यार, क्या कमी है, बढ़िया। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सैनिकों की शौर्य गाथा कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का। शौर्य गाथा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं
जाबाज सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल की शौर्य गाथा, उन्हीं की जुबानी। कहते हैं ना, जब आपका शरीर स्वस्थ हो तो शायद आपको उसको चिंता ही नहीं होती है। चिंता तब होती है जब आपको शरीर पे कोई खतरा दिखे, कोई बीमारी दिखे, तब आप सोचने लगते अरे ये तो ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। तो मेरा कुछ वैसा ही यात्रा रही, सब कुछ बढ़िया था। तो सेना में लेकिन जब मैं गया तब मुझे देश पे खतरा दिखाई दिया। अच्छा। तब मेरा वहां से भाव मेरा जागना शुरू हुआ। तो मेरी पहली जो पोस्टिंग थी वो कश्मीर में थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो मैं गया तो मैंने कहा ना कि हाँ, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि देश की एक सीमा है, बाउंड्री बना पे भारत का, लेकिन उसके पहले मैंने बाउंड्री बॉर्डर देखा ही नहीं, नेपाल बॉर्डर भी नहीं देखा था, कहीं गया ही नहीं था। तो एक मन में ऐसे ही था कि अनंत है अपना देश, चलते ही जा रहा है। ट्रेन में चले जाओ 3 दिन 4 दिन खत्म ही नहीं होता है। बहुत बढ़िया देश है, कहीं एलओसी दिखाई नहीं। हाँ, कहीं मुझे सीमा कहीं नहीं दिखी जी। तो जब उधर गए हम और जवानों के साथ चलते जा रहे थे, पहली पोस्टिंग में लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, बटालियन हेडक्वार्टर से आगे कंपनी से आगे बढ़ते गए। तो एक समय आया कि मेरे बगल वाले जवान ने मेरे कंधे पे थपथपाया कि साहब रुक जाओ। मैंने क्या हो गया? बोला साहब हमारा इलाका खत्म हो गया, ये देखो। अच्छा। इसके आगे एक कदम बढ़ाएंगे तो गोली मारेगा, वो देखो पाकिस्तान का पोस्ट है। मैं ये सोच कर बड़ा हुआ कि मेरा देश तो अनंत है, और आज मुझे यहाँ सीमा दिखा दी गई, और उस सीमा की भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सामने जो शत्रु था उसको ये सीमा भी स्वीकार नहीं थी। उसकी ये मंशा कि हम इसको भी तोड़ देंगे, इस पे भी कब्जा करेंगे। तो रेणु जी, जब हमने पलट के वहां से उस स्थान पे जब मैं घूमा इस विचार के बाद वापस अपने देश की तरफ, तो मुझे देश समझ में आना प्रारंभ हुआ। और उसके बाद जितनी जानकारी होती गई, जितनी में शत्रुओं की बातें, उनके रिकॉर्डिंग्स, उनके कैप्चर्ड पैम्फलेट्स, उनके प्लान्स, ये सब जो सेना में जो भी फेमिलराइज करने के लिए जैसे ही पता चला गया, तो मुझे अचानक लगा कि यार ये तो पूरा देश को तोड़ने का मतलब इतना इंतजाम हो रहा है, इतने लोग हैं। और वाकई में उस समय जो था वो आतंकवादी भी वो थे जो यूएसएसआर, जो सोवियत संघ था पुराना, जी, वो ये मानते थे कि हम अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी को परास्त करके आए हैं, तुम कौन सी चीज हो। थोड़ी देर को वाकई लगा कि यार ये चुनौती बड़ी गंभीर है। तो मेरा राष्ट्र के प्रति ये दृष्टिकोण है जिससे अब जाना जाता हूं, उसका विकास होना वहां नींव पड़नी शुरू हुई, और उसके बाद वो बनती चली गई। मैं समझता चला गया, जितना मैं समझता चला गया, और सेना की वजह से ही मैं जो कुछ सीखा हूँ, समझा हूँ अनुभव से, वही है जो मैं बाहर आज वही दृष्टिकोण बताने का प्रयास करता हूँ लोगों। दृष्टिकोण की बात जो है वो तो सच में बहुत बड़ी है, लेकिन फिलहाल जो आपके संघर्षों की बात है, जो आपने लड़ाई लड़ी है, आपके खैर वैसे तो वैचारिक युद्ध भी चल रहे हैं, बहुत संघर्ष चल रहा है आपके दिमाग में, वो सब जो है आप बयां करते हैं, लेकिन पहले जो आपने वाकई जो जीवन से लड़ाई लड़ी है, जिसमें आपने काल को भी ठेंगा दिखा दिया अपने धैर्य, साहस और शौर्य के दम पर, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। एक शब्द बस है, वो काल को कोई ठेका नहीं दिखा सकता। यमराज की कृपा थी, उन्होंने कहा दया किया, जा बेटा जी ले। जी, मतलब जीवन को आप खींच लाए कह सकते हैं। हाँ, नहीं, यमराज ने दे दिया। किसी का औचित्य नहीं है यमराज के सामने। मृत्यु के सामने नतमस्तक रहना ही चाहिए, रहना पड़ेगा। हमें अगले पल का भरोसा नहीं। किसी को हल्का सा भी गुमान हो तो ये गलत है। लेकिन इसको मैं इस तरीके से लेता हूं कि जब मुझे गोली लगी थी तो ऐसा मैं गिरा हुआ था। किस सन की बात है? मई 2000 की बात है। 31 मई 2000। 31 मई 2000 जी। आतंकवादियों से लड़ रहा था मैं। तो जैसे ही मुझे गोली लगी मैं जमीन पे गिर गया। जब भूमि पे मैं गिर गया तो मैं ये समझ गया कि मेरी मृत्यु की यात्रा प्रारंभ हो गई। और रेणु जी, मैं उसको भाषा में डालने का प्रयास करूंगा, लेकिन उस अनुभव के लिए भाषा का निर्माण हुआ नहीं है, शब्द नहीं है। हाँ, क्योंकि भाषा का निर्माण इसलिए नहीं हुआ कि उस अनुभव से गुजरने के बाद वापस आकर कोई भाषा की रचना करता नहीं। जी। रचना तो आदमी अपने अनुभव के हिसाब से करता है। कोई व्यक्ति जो है, जो जिसने भाषा का निर्माण किया, जो वो देखता है, सुनता है, कोई भाव होता है, उसको परिभाषित करने के लिए शब्दों का निर्माण करता है। लेकिन उस भाव को, उसका अनुभव करने के बाद कोई आता नहीं, तो निर्माण कैसे करेगा? पहले तो ये बताना पड़ेगा हमारे श्रोताओं को कि गोली कहाँ से लगी थी और कैसे लगी थी। हुआ ऐसे था कि मैंने एक गाँव था, उसको घेर लिया था रात को हम लोगों ने, और मुझे अंदेशा था कि अंदर कुछ आतंकवादी होंगे। रात को हमने 2 बजे घेर के बैठ गए हम लोग चुपचाप। और जैसी सवेरे हुआ मैंने घोषणा करी कि भाई हम लोग आ गए हैं और हम चाहते हैं कि साधारण जो नागरिक हैं उनको किसी को कोई नुकसान ना हो। तो उनको अनाउंस किया कि भाई आप सब लोग बाहर आ जाएं। जब सब बाहर आ जाएंगे तब हम अंदर जाएंगे, कि यदि आतंकवादी हुए तो मुठभेड़ होगी जिसमें कि आप लोगों को कोई हानि ना हो। तो इसमें समय लग जाता है। सुबह सुबह 5 बजे किसी भी गांव को घेर के अचानक बोल देंगे तो फिर थोड़ा तो समय लगेगा, ये लोग तैयार होंगे, कुछ तो घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और हम तब तक वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि भाई पूरा जब तक निश्चित ना हो जाए कि हर एक
साधारण नागरिक निकल चुका है, तब तक हम लोग नहीं जाते अंदर। लेकिन अंदर थे उस दिन, वो समय नहीं मुझे पता था, ये बाद में मेरे सीओ साहब को पता चला उनके सूत्रों के माध्यम से, तो उन्होंने बाद में ये सब मुझे बताया अस्पताल में कि वे अंदर काफी आतंकवादी थे। थोड़ी सी हमारी वो साख बन गई थी, एक हमारी कीर्ति सी बन गई थी, आतंकवादियों के बीच में हमारा भय था कि एक बार घेर लिया इस कैप्टन ने तो बचता कोई नहीं है। लेकिन उसका श्रेय मुझे नहीं, मेरे जवान बहुत बहुत बहादुर थे। ऐसा होता है कि अगर आपने कांटेक्ट अगर आतंकवादी के साथ दोपहर या उसके बाद किया हो तो उनके पास एक आशा होती है कि लड़ाई को थोड़ा लंबा खींचे, अंधेरा हो जाए तो शायद निकल पाएंगे। तो लेकिन अब सुबह सुबह घेर लिया तो उन्होंने कहा कोई चांस ही नहीं, कोई अवसर ही नहीं है कि बच पाएंगे, निश्चित है कि ये सबको लपेट देगा। तो उनके पास एक ही रास्ता था, उसमें से 3 व्यक्ति जो थे फिर उन्होंने वॉलंटियर किया कि भाई सब भी मरने से अच्छा है कि हम 3 जाएं, फिदाई बन के इस कैप्टन को गिरा देते हैं, कैप्टन को खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर शायद बाकियों का चांस बन पाएगा। तो उस योजना में हम चूंकि अंदर गए नहीं थे, अंदर वो क्या कर रहे थे हमें पता नहीं, तो वो 3 व्यक्ति जो है वो गांव के दूसरे कोने में एक घर से पीछे पीछे होते हुए चले गए और वहां से उन्होंने ललकारना प्रारंभ किया। रेणु जी, मैं यहाँ पर एक बात बताऊं कि आप किसी भी पेशे में हो सकता है कि गलती हो जाए तो आप उसको गलती को शायद ठीक कर पाए, दूसरा अवसर भी मिलता है। हम और आप बात कर रहे हैं, अगर मुझसे कुछ शब्दों में हेराफेरी हो जाएगी तो मैं रीटेक कर लूंगा, आप मुझे इस बात की अनुमति देंगे। लेकिन सिपाही जब करता है और अगर गलती करता है तो he pays, you generally pay with blood, at times life, at times limb, या तो रक्त बहता है या जीवन जाता है या हाथ या पैर या कुछ न कुछ शरीर का कोई अंग का नुकसान हो जाता है। तो मुझसे उस दिन एक भूल हुई, तो मेरे समझ में आ तो रहा था कि ऐसा होता नहीं है कि आतंकवादी ललकारे, अक्सर आतंकवादी छुपे रहते हैं और इस बात की आशा रखते हैं कि शायद हम उन्हें ना ढूंढ पाए, वो एक चांस लेते हैं और कई बार सक्सेस भी होता है। हमें बाद में पता चलता है कि यार पूरा ढूंढा हमने, फलां जगह तो ढूंढा नहीं, बाद में पता चलता सूत्रों से कि वो फलां जगह छुपा था। लेकिन यहाँ पर वो खुद अपनी लोकेशन बता रहा था, तो मुझे लगा ये कुछ तो अलग है, लेकिन फिर भी वो मैं कर गया और उस तरफ चल पड़ा। मेरे साथ मेरी टीम भी थी। गोलीबारी वहां से स्टार्ट हुई, पहले मेरे एक जवान को लगी, तो उसके बाद फिर उसको हमने गाड़ी बुलाया, उसमें डाला उसको। तब तक हम आगे बढ़ते गए। पाँव में लगी थी थाई में, थाई वाई को तो ऐसा है ना आर्मी में कुछ ज्यादा सीरियस ले लेता नहीं, बोला ये तो खरोच मानते हैं हम। जैसे जो मेन क्रिटिकल वाइटल ऑर्गन जिसको हम मानते हैं, उसको पेट और हार्ट और सर वगैरह इसमें ना लगी हो, लंग्स में, तो बाकी बोला ठीक है यार ये चलता रहता है, तो हाथ पैर की गोली तो कोई बात नहीं। लेकिन हुआ ये था कि उसमें भी कोई जुगुलर वेन होती, वहां लग गई थी उसको, तो वो भी बाद में पता चला मुझे। तो खैर उसको हमने गाड़ी में डाल के भेज दिया और हम आगे बढ़ रहे थे। तब तक अब 2 आतंकवादी जो है तो खुलेआम सामने से चिल्लाते हुए हमारी तरफ दौड़ पड़े, दावा कर दिया गोलियां चलाते हुए। तो हम सब ने गोलियां चलाई और फटाफट पोजीशन भी लिया। तो मैंने भी पोजीशन ले ली थी एक तरफ उस गली में, एक तरफ दीवार के पीछे तक की गोलियां सब चला रहे थे। किसकी गोली लगी पता नहीं, लेकिन वो दोनों गिर गए। लेकिन हुआ क्या कि मेरे भी 2 जवान गिर गए। और जब वो गिरे हुए थे तो मैं देख रहा था काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे, काफी नजदीक से लगा था। उनको निकालने के लिए मैं गया वहां, मैंने पोजीशन से निकला, मैं भी सड़क के बीच में गया, उनको उठाने का प्रयास कर रहा था। मैं देख रहा था कि समाप्त हो जाएंगे। एक ने दम तोड़ दिया था मेरे हाथों में, दूसरे को मैं कर ही रहा था। तब तक एक आतंकवादी था वो उठने का प्रयास कर रहा था, गिर गया था वो भी, दोनों आतंकवादी भी गिर गया था। तो मुझे लगा ये तो गिर ही गए हैं, मैं अपने जवानों को बचा रहा था, पर फिर मैंने दूसरी गलती करी। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। सैनिकों की शौर्य गाथा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जाबाज सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल की शौर्य गाथा, उन्हीं की जुबानी। मैं पहली बार जो है पूरे अपने सैनिक जो कॉम्बैट का मेरा कार्यकाल था उसमें मैंने थोड़ा सा भावनाओं में बह गया मैं, और वो जो उठने का प्रयास कर रहा था तो मैं खड़ा हुआ और उसको मैंने एक पांव उसकी छाती पर रख के उसको नीचे दबाया, और कोल्ड ब्लडेड की ऐसा कुछ तो, लेकिन मैंने अपने वेपन को सिंगल शॉट पे किया और मैंने उसको एक गोली सर में, मतलब मैं भूल गया कि लड़ाई का मैदान है, मुझे मर गया है, छोड़ो मेरा काम हो गया, आगे बढ़ो, दूसरा काम करना है। मैं वो भूल गया मैं कहाँ हूँ, खड़ा हूँ, मुझे आवाज आ रही, मेरे जवान चिल्ला रहे हैं साहब हो गया, खत्म हो गया, अब निकलो वहां से, पोजीशन में आओ अपने, ये वो, लेकिन मैं बस गुस्सा, तो मैं लगा हुआ था उसमें, वो मेरी दूसरी भूल थी। अब ये मैं कर रहा था, तब तक तीसरा जो था वो, उसने शायद वो तीसरा वो इसलिए नहीं आ रहा था कि उसने सोचा था कि इन दोनों में से काम हो जाए तो मैं छुपा रहूं जी, लेकिन हमने देखा कि काम तो हुआ नहीं।
तो तीसरा फिर मेरे पीछे से आ रहा था और इस बार उसने पहले वाले दोनों की से सीख ली और वो बिना कुछ चिल्लाए पीछे पीछे आ रहा था मेरे। और मैंने कहा ना, मेरा एक वहां पर ऐसा रेपुटेशन उन लोगों के बन गया था, पहले भी बहुत बार प्रयास किया था उन्होंने, तो बहुत नजदीक से ट्राई किया था, मैं बच गया था कई बार ईश्वर की कृपा से। तो वो बोला कि यार ये इतनी जल्दी मरेगा नहीं ये बंदा। मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई आ रहा है, तो फिर मैंने ये तीसरी गलती करी कि मैं पीछे घूमा, लेकिन पीछे घूमते घूमते मुझे एक काम करना चाहिए था कि वो हथियार जो मैं नीचे की तरफ मेरा पॉइंटेड था उसको मुझे सीधा करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। जब मैं पीछे घूमना, मेरा हथियार अभी भी जमीन की तरफ था मेरा और उसका सीधा मेरी तरफ था। जिंदगी और मौत में इतना ही फर्क होता है रेणु जी। उसके ट्रिगर पहले चल गई, मेरा जबड़ा फाड़ते हुए निकल गई, गला फाड़ते हुए जबड़ा निकल गई। तो ये आपको यहाँ पे चिन्ह, जी हाँ, जिसको मेरे ठोड़ी पे लगी, हाँ ठोड़ी पे लगी और अंदर थ्रोट से फाड़ते हुए पीछे गले से निकल गई, स्पाइनल कॉर्ड के बाईं तरफ से निकल गई और जबड़ा मेरा जो है बायां वाला वो अलग फाड़ के बाईं तरफ से बाहर आ गया, पूरा उड़ गया। बस ये कहानी थी। मैं गिर गया उसके बाद जमीन पे, खून आपका जमीन पर। हाँ जी। फिर आपने सोचा कि ये भारत माँ को हम अपने रक्त से सींच रहे हैं? हाँ, ऐसे ही लग रहा था उस समय, तो यही विचार आ रहे थे, क्योंकि मेरा थ्रोट से निकला था फाड़ के पूरा, तो सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा। मेरे में इतनी शक्ति नहीं मैं उड़ जाऊं कुछ करूं, नहीं वो नहीं है, बट हाँ सांस मुझे लेना चाहिए, उसका प्रयास करते रहना चाहिए। ये मेरा इस समय इस क्षण का मेरा एक कर्म है। अच्छा। उसमें मैं प्रयास कर, ये आपको आभास हो रहा था? हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा था, मैं सांस खींचता रहा हूँ, मुश्किल हो रहा था जी, खींचता रहा बस। तो उसके बाद जो है फिर मुझे लगा कि मेरे जवान उठा रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो गाड़ी में एक डाला उन्होंने। वो गाड़ी जो होती है आर्मी में एक कैस्पर माइन, एमपीवी बोलते हैं, माइन प्रोटेक्टेड गाड़ी, वो चारों तरफ से बंद होती है, कंफर्ट के लिए वो बनी नहीं है, तो वो गोलियां से बचाव हो सब हर तरीके से होती है, लेकिन वो चारों तरफ से सील हो जाती है, तो बड़ा घुटन सी हो रही थी थोड़ी। और उसमें जो दरवाजा होता है उसका लीवर ड्राइवर के पास होता है। अच्छा। पीछे से ही एक दरवाजा होता है, ड्राइवर भी वहीं से चढ़ता है पीछे से ही, साइड में नहीं होता कुछ, तो वो ड्राइवर लीवर खोलता है तो दरवाजा खुल जाता है। तब मैं उसमें बैठा और वो कंफर्ट के लिए, मैंने कहा ना वो आराम के लिए बनी नहीं होती है, सस्पेंशन भी कुछ खास तगड़ा नहीं होता, तो झटका लगता है तो अच्छे से लगता है उसमें। हाँ, क्योंकि वो उसके लिए आराम के लिए बनी नहीं है वो। जी जी। तो मुझे लगा कि यार ये तो श्रीनगर यहाँ से 1.5-2 घंटे होना, ऐसे अंदाजा लगा रहा था। मैंने कहा इतना देर तो नहीं खींच पाऊंगा मैं सांस। मैंने कहा यार संभव नहीं है, मन में ये सोच रहा हूँ संभव नहीं है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब संभव नहीं है तो छोड़ देता हूँ, काहे खींच रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने ये विचार आया मेरे मन में कि यार संभव नहीं है, इतनी देर तो नहीं खींच पाऊंगा मैं, तो वो ड्राइवर ने लीवर खींचा और दरवाजा खुल गया और मुझे हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज आई। अब नियति देखिए रेणु जी, मैंने कहा ना जो पहला लड़का मेरा घायल हुआ था उसको मैंने गाड़ी में डाल के भेज दिया था, मैसेज चला गया था, उसके लिए हेलीकॉप्टर आया था, लेकिन उसके जुगुलर वेन में लगी थी, थाई में, उसको जैसे ही डाल रहे थे हेलीकॉप्टर में उसका देहांत हो गया। अब जो होता है सेना में सिखलाई कि भाई एनकाउंटर चल रहा है, तो पायलट ने बोला कि ठीक है जब तक एनकाउंटर खत्म नहीं हो जाता मैं रुकता हूँ, भगवान न करे फिर आवश्यकता पड़ जाए, नहीं तो फिर ये पार्थिव शरीर लेके चले जाएंगे। उस वजह से हेलीकॉप्टर अभी वहीं रुका हुआ था और अभी बंद शायद करता रोटर, लेकिन तब तक शायद मैसेज आ गया हुआ कि, तो मुझे वो रोटर की आवाज आई, तो मैंने कहा ना मैं छोड़ने वाला था कि यार अब नहीं खींच पाऊंगा, छोड़ता हूँ, तब तक रोटर की आवाज है। मैंने कहा मनोज कुमार पकड़ ले थोड़ी देर और सांस। हाँ, तो मुझे फिर हेलीकॉप्टर में डाल दिया। हेलीकॉप्टर में मेरे साथ एक और लड़का बैठ गया और हम उड़ पड़े। तो बहुत सारे लोगों को श्रेय है, कईयों का नाम मैं जानता हूँ, शायद कईयों का नहीं। तो पायलट भी थे उस समय, एक वो भी सिन्हा ही थे, मेजर सिन्हा और कैप्टन थोंगे, तो वो लेके चल रहे थे। अब उसमें भी मुझे समय का पता नहीं चल रहा था कितना समय हो गया, शायद 15-20 मिनट तो हो ही गए होंगे। अब मैं सर जो है वो पीछे ऐसे लगा के पड़ा हूँ, सांस ले रहा हूँ और मेरे मन में विचार आ रहा है कि नहीं खींच पाऊंगा। जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया कि मैं नहीं खींच पाऊंगा, तो मेजर सिन्हा साहब जो थे वो ऐसा लगा कि पायलट को सुनाई दे गई होगी मेरे मन की बात। वो पीछे मुड़े और जोर से मेरी तरफ देख के चलाए, लुक मनोज बीबी कैंट, लुक मनोज बीबी कैंट। वो बीबी कैंट है, वो कैंट है श्रीनगर का। लुक मनोज बीबी कैंट, होल्ड ऑन। मैंने थोड़ा सा कनखी से देखा उस तरफ जहां वो इशारा करा उन्होंने, तो मुझे हेलीपैड दिखाई दिया, वहां एक एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी और वो फौज के जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं, वो स्ट्रेचर लेके बाहर खड़े दिखाई दिए। मैंने कहा यार मनोज कुमार फिर पकड़ ले थोड़ी देर और फिर पकड़ लिया,
डाला, ले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आईसीयू में घुसते ही वो चीड़ फाड़ शुरू हो गई। अच्छा, उसके पहले ये घाव आपका पूरा वैसे ही खुला हुआ था? हाँ, खुला हुआ था, सब कुछ वैसा ही सब था? सीधा सीधा सीधा, कुछ नहीं हुआ, कोई ड्रेसिंग कुछ नहीं, सीधा। वो ड्राइवर जो था वो कैस्पर का, वो सीधा उसको हेलीकॉप्टर दिखाऊं उस तरफ लेके चल दिया। उसने अपनी बुद्धि लगाई। तो अब मुझे लग रहा था चिड़ फाड़ हो रही है, मतलब कपड़े वपड़े जा रहे हैं, कुछ कर रहे थे वो लोग। अब मैं धीरे धीरे मेरा वो जो है वो कॉन्शियसनेस खत्म हो रहा था। शायद हो रहा था या इंजेक्शन लगा दिया गया था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन हो रहा था। तो आखिरी मेरे शब्दों में डॉक्टर से यही पूछा था, मैं डॉक्टर विल आई सर्वाइव अगेन, नॉट दैट आई वांटेड टू और आई वांटेड टू डाई और आई वांटेड टू सर्वाइव, जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि भाई क्या है भविष्य मेरा, बताओ आपके हिसाब से। तो डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है। हालांकि बाद में डॉक्टर ने बोला था कि भाई तुम्हारा ये आखिरी क्वेश्चन जो था ना, और जब मैं आखिरी जवाब दे रहा था उस समय मुझे लगा तुमने अपना आखिरी शब्द बोल दिए और मैंने तुमसे आखिरी बात कर ली और मैंने तुमसे झूठ बोला है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला यस यस विल सर्वाइव। अब वो बोलते थे कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन कर्म है, करना है। ले गए ओटी में, फिर ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। जब बाहर आए तो मैं बेहोश ही था, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे था मैं। जब मेरी आंख खुली, होश आया मुझे, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे सारे गैजेट लगे हुए हैं और मुझे चेतना आई। तो मैं देख रहा हूं कि मैं अपने शरीर का कोई अंग हिला नहीं पाया। शायद वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट था या वैसे ही, पता नहीं, मुंह में नहीं जानता। लेकिन जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा उंगली भी नहीं हिला सकता था। अपने चेहरे में कुछ अगर एक्सप्रेशन देना हो तो होंठ हिलाता आदमी, गाल हिलाता है, कुछ नहीं कर पाया। कोई मांसपेशी में हिला नहीं पा रहा था, छोटी सी भी। मैं लेटा हुआ हूँ ऐसे ही और देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं, और मेरी सांस जा रही है। अब मुझे लगा कि मैं बताऊं, क्या बताऊं, ना मैं बोल सकता हूँ, ना हिल सकता हूँ, ना उंगली हिला सकता हूँ। खैर उन लोगों को शायद वो गैजेट वेजेट में पता चल गया होगा कुछ, तो उन्होंने कुछ किया। तो उसके बाद मैं जब जा रहा था तो मैंने कहा यार अब जो है ना, पिछले 2-3 बार जब भी मुझे लगा कि जाता हूँ ना, तो मैंने ना याद नहीं करा भगवान को। ये ऊपर वाला मुझे बार बार छोड़ रहा है कि तू यार याद कर ले मुझे। तो मैंने कहा यार अब जा रहा हूँ, तो याद आ गया मुझे, अरे यार जाते वक्त याद करना चाहिए। तो मैंने भगवान का ज्यादा मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं जानता, जो भी था थोड़े बहुत भोले शंकर का नाम वाम लिया। मैंने कहा चलो, तो मुझे हो सांस नहीं आ रही थी और मैं उसको सोच रहा था कि अब मैं चला, और मैं चला गया। मेरी तरफ से मैंने मृत्यु का अनुभव कर लिया कि गया। अब थोड़ी देर बाद फिर चेतना आई। अब चेतना आई, आंख मेरी अभी भी बंद है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि पिछली बार तो मैंने स्वीकार कर ही लिया था कि चला गया। मैंने कहा बेटा अब हम ऊपर आ गए हैं। अच्छा, अब हम आंख खोलेंगे और सामने हमें चित्रगुप्त दिखेंगे और हमें कर्मों का पोथा लेके बैठे होंगे। अब हमें सारे उल्टे कर्म याद आ रहे थे। जो सुन रहे हैं लोग सबको बता देता हूं, उल्टे कर्म याद आएंगे, इसलिए सही कर्म कर लो। हमें सारे उल्टे कर्म याद आ रहे थे। हमने कहा यार अभी ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसका क्या जवाब होगा? फलां तारीख फलां दिन तुमने ये कांड किया, उसका क्या जवाब होगा? फलाने ने ये किया, उसका क्या जवाब होगा? मैंने कहा ये तो गारंटीड है भैया, नरक ही मिलेगा। तो बाकी क्या होता है ना, इंसान के इंटरव्यू की आप तैयारी भी कर सकते हो, या आप स्मार्ट हो तो शायद बेवकूफ भी बना दो, ऊपर कुछ नहीं चलता। ऐसा होता है ना, धरती पे जो सिस्टम होते हैं वो इंसान के बनाए होते हैं। बिल्कुल। उसका कई बार होता है कि कई लोग जो स्मार्ट होते हैं ना, सो कॉल्ड स्मार्ट, उस सिस्टम को काट देते हैं। ऊपर कुछ नहीं है। भाषा भी नहीं है। वो कन्वर्सेशन जो ऊपर होगा ना आपका वार्तालाप चित्रगुप्त से, वो भाषा के परे है। आप कितने अच्छे स्पीकर हैं, कितने अच्छे शब्दों का ज्ञान है, वो कुछ नहीं चलता। नथिंग विल वर्क। सैनिकों की शौर्य गाथा कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का। शौर्य गाथा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जाबाज सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल की शौर्य गाथा, उन्हीं की जुबानी। तब मुझे अचानक ना याद आ गया,
यार कहीं पढ़ा है सुना है कि जो वीर गति को प्राप्त होता है उसे स्वर्ग मिलता है। अच्छा। ये हमें खट से याद आ गया कहीं से। मैंने कहा यार फिर किस बात का डर है, हमारे पास तो वीआईपी पास है, स्वर्ग का स्पेशल है, शहीद हुए। हाँ, हम वीर गति के मार्ग से आ रहे जी। हमें अभी कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा अब आँख खोलते हैं और चित्रगुप्त को बोलते हैं अपना करो रजिस्टर बंद, और ये हमारा पास है स्पेशल, तो मैं एंट्री दो सीधा स्वर्ग में। तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, हमने आँख खोली। त्रिवेणी जी मैं एक्चुअली बताऊं, मृत्यु मुझे नहीं मिली है ये बोध हुआ, क्योंकि जब आँख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर ही था। तो मुझे निराशा हुई कि यार ये कैसे अच्छा वाला स्वर्ग में एंट्री करते करते मैं यार यहाँ टेक ऑफ ही नहीं हुआ अभी तो। लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि यार अब नहीं जाऊंगा मैं। और इस बात का फिर अफसोस भी हुआ, यार अच्छा वाला मौका था वीआईपी एंट्री का। वीआईपी एंट्री का। ऐसा तो है नहीं कि आदमी मृत्यु होगी नहीं, होनी तो है ही, दोबारा आनी। लेकिन उस समय की बात कुछ और थी ना। हाँ, अब पता नहीं बुढ़ापा से आए, बीमारी से आए, पता नहीं कैसे आएगा। और वो अलग बात है, आएगा आएगा जैसे आएगा। अब कर्मों का हिसाब, अब कर्म करके जाना पड़ेगा। वो फर्स्ट क्लास कर्म को काट के मैं निकल रहा था, तो थोड़ा अफसोस भी होता है कभी कभी, यार मौका छूट गया वीर गति। तो अब कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब वापस आ गए इस दुनिया में तो फिर वही माया मोह पकड़ लिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उस स्थिति में अब भी हूँ, नहीं, मैं वापस आ गया अभी। हाँ। वही माया मोह की। लेकिन इस स्थिति में आने के लिए जो है कितने महीने लगे आपको? उस दिन मैं समझ गया कि अब नहीं जा रहा मैं। तो उसके बाद आईसीयू में कुछ दिन रहा, वो संघर्ष, फिर बीमारी वो चलता रहा फिर, और आईसीयू के बाद वार्ड में, और 1 महीने के बाद मुझे सिक लीव भेजा गया। सब कुछ फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होते होते मुझे 3 महीने लगे थे। 3 महीने लगे, जो कि काफी फास्ट है मेरी इंजरी के हिसाब से। वो भी चमत्कारी है कि मैं 3 महीने में निकल गया। इस समय की स्थिति की अगर हम बात करें तो दोस्तों को थोड़ा सा हम बता सकते हैं कि हाँ, ये इनकी ठोड़ी या ठुड्डी जो कहते हैं वहां से लेकर पीछे तक पूरा टांके लगे हुए हैं। और अंदर की स्थिति खुद आप बताएंगे। अंदर जो है मेरे जबड़ा पूरा निकल गया था जी। उस समय कुछ दांत भी, हालांकि दांत से गोली नहीं निकली है, तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी दांत क्यों मेरे 2-3 गिर गए। बैलिस्टिक वाइब्रेशन कुछ उन्होंने बताया जी, कि गोली की जो वाइब्रेशन से थरथराहट से तुम्हारे दांत तो चढ़ गए। ये इतने बगल से जाएगा। हाँ, तो जबड़ा निकल गया, तो उसकी जगह फिर टाइटेनियम प्लेट लगाया, कुछ स्क्रू कसे हैं। बाईं तरफ का जबड़े जो जॉइंट होता है वो भी उखड़ गया था, तो वहां भी एक कील ठुका है। तो ठोका पिटी काफी हुई है। तो ये पूरा है कृत्रिम लगा हुआ है। हाँ, आर्टिफिशियल, प्राकृतिक नहीं है। नहीं पूरा जबड़ा आपका बाईं तरफ का जबड़ा जो है वो लगा हुआ है। तो किस तरीके की तकलीफ अब होती है? तकलीफ ऐसी होती है कि रणजी, मान लीजिए कि आप अपना जबड़े के नीचे के चमड़े को अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में दबाएं और खींचें, तो जो आपको अनुभव होगा, हाँ, वो अनुभव मुझे हमेशा रहता है कि जैसे अच्छा इसको खींच रहा हो कोई। वो अनुभव हर समय रहता है, खिंचाव रहता है, हमेशा रहता है। ओह। और पीड़ा थोड़ी कम होती है क्योंकि मेरे यहाँ के सेंसेशन बाईं तरफ के चले गए, क्योंकि सारे नर्व उड़ गए हैं ना, जो सेंसेसरी नर्व होते हैं वो सब छितर बितर हो गए थे। ओहो। तो पीड़ा भी मेरे को शायद होती भी होगी, तो मुझे पता नहीं चलता। हालांकि शुरू में ये भी होता था कि जब मैं भोजन करता था, रोटी को टुकड़ा डालता था, तो मेरे बाईं तरफ का जो होंठ है नीचे वाला, उसमें सेंसेशन नहीं है, लेफ्ट साइड। तो इसमें कंट्रोल भी नहीं है मेरा। तो कभी कभी रोटी के साथ होंठ भी अंदर चला जाता था। ओहो। और काटते वक्त कट जाता था, और मुझे पता भी नहीं चलता था। सिर्फ मैं देखता था ये स्वाद तो कुछ और आ रहा है, तो पता चला मैं अपने खून का ही स्वाद चख रहा हूँ। तब समझ में आता था कि अरे ये तो काट लिया मैंने अपने होंठ। सेंसेशन उसमें नहीं था। अभी भी नहीं है, आदत पड़ गई होगी बस। लेकिन अब आदत पड़ गई है, अब शायद अभ्यस्त हो गया हो कि मैं होंठ नहीं जाता अंदर। 2-4 महीने में अभी भी चला जाता कभी कभी, वरना अब नहीं जाता। नहीं, शुरू में बहुत कटता था। तो ये है, चल रहा है। बहुत असाधारण सी जिंदगी आपकी और बहुत अद्भुत कहानी। क्या कहना चाहिए, सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अभी भी बोली में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर सा आ गया है आपके बोलने में। थोड़ा सा आ गया है। कुछ लोगों को आवाज पसंद आती है, मैं उनको पता क्या बोलता हूँ कि इस गले से बारूद गुजरा है, तो थोड़ी तो उसकी गर्मी रहेगी। क्या बात है, उसकी गर्मी है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ शब्द आपको बोलने में तकलीफ होती होगी कहीं कहीं। हाँ, वो हो जाता। फिर भी आपने वाकई एक जो संघर्ष किया है अपने जीवन से और अपनी जिंदगी के लिए, वो वाकई सलाम के लायक है। हम सभी श्रोताओं की ओर से आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। बस वो ईश्वर की जो कृपा है, जो उनका आदेश है, बस समझा। जीवन में यही एक रहता है, समझने का प्रयास करूं कि भगवान क्या चाहता, भाई तू बताओ यार क्या करना है।
वो तो चाहते थे ना बस। कि आप फिर से इस धरती पर तो आए, वो फिर गीता का प्रयास ज्ञान कर रहा दें। हूँ, हाँ। तो अब आप क्या कर रहे हैं तो आजकल? वही प्रयास करता हूँ कि तो आप किस क्या दिशा कर- में जाऊं, क्या करूं। तो वही समझता हूँ, और जो मुझे लगता है कि शायद ये वो कराना चाहते हैं वो करता हूँ। जी, वो कविता आप उस वक्त सुनाना चाह रहे थे। अक्सर जो है वो लड़ाई की बात, जब सेना की बात की, जब भी लड़ाई होती है तो हमारे मन में, सबके मन में दुनिया में यही ख्याल आता है कि वही लड़ाई है जो शत्रु से लड़ रहे हैं, बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। लेकिन सेना में जो है एक और लड़ाई लड़ी जाती है। उस लड़ाई की बात ज्यादा इसलिए नहीं होती है कि वो लड़ाई बहुत से सिपाही लड़ते हैं, तो ज्यादातर तो सिपाही वो कहानी बताने के लिए बचते नहीं, और जब बच जाते हैं वो शायद अपने दिल में लिए बैठे रह जाते हैं या अपने परिजनों में सुना देते हैं बस। और मुझसे सरस्वती ने उसको एक कविता के रूप में बुलवाया जो मैं जी, लिखा। तो पहली लड़ाई तो वो है जो शत्रु से है, बम से, गोलियों से। दूसरी लड़ाई है जो सिपाही बुरी तरह से घायल हो जाता है, जब उसे साक्षात मृत्यु दिखती है, तो ये दूसरी लड़ाई वो मृत्यु से लड़ता है। और मेरी नियति में ये दोनों लड़ाइयां लड़ना लिखा था, और मैंने दोनों लड़ाइयां लड़ी हैं। जब मुझे गोली लगी उसके बाद की ये कहानी है। तो जो कहानी मैंने अब तक अभी आपको बताई उसको कविता में बताता हूँ कि एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। वो लड़ाई शत्रु से थी, ये लड़ाई मृत्यु से है। वो लड़ाई सम्मान की थी, ये लड़ाई प्राण की है। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। अब वो दूसरी अवस्था जो मैंने बताया, मैं जमीन पे गिर गया था, खून बह रहा था, भूमि पे फैलता हुआ दिख रहा था, सूख रहा था, उस समय की बात है। युद्ध हो और खून बहे सेना में आम कहानी है, पर आज बारी है मेरे खून से धरती की प्यास बुझानी है। विश्वास हमेशा रहता था, विश्वास हमेशा रहता था, हर युद्ध जीत कर आऊंगा, पर आज लग रहा इस युद्ध में शायद ना जीत पाऊंगा। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर यह थोड़ी ज्यादा है। अब जब जवान मेरे उठा के चल दिए तब की बात कर रहा हूं मैं, कि उस युद्ध में मैं जवानों से कहता आगे बढ़ो, प्रहार करो। इस युद्ध में वो मुझे कह रहे साहब थोड़ा इंतजार करो। लड़ाई थी वो साहस की और थी वो शौर्य की। लड़ाई ये भी साहस की है, पर ज्यादा है ये धैर्य की। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर यह थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद अगली अवस्था है जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तो उस समय की बात है। प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु पर जो वार किया, शत्रु को तो मार दिया, पर बाजी शायद हार गया। लड़ाई वो भी थी एक ऑपरेशन, लड़ाई ये भी होगी एक ऑपरेशन। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर यह थोड़ी ज्यादा है। माता पिता पत्नी बच्चे, अब तक क्या है मेरे घर पे बता दिया गया था, तो वहां पर अलग एक शुरू हो गई उनकी पीड़ा। पर मुझसे ज्यादा मुश्किल मेरे घर वालों की कथा थी। माता पिता पत्नी बच्चे, बड़ी भारी उनकी व्यथा थी। एक उनकी आंखों का मैं एक अकेला तारा था, मैं ही उनकी दुनिया था, मैं ही एक सहारा था। लड़ाई थी मेरी मुश्किल, पर उनकी थोड़ी ज्यादा थी। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। उसके बाद है कि जब आईसीयू में मैंने आंख खोला, तो आंख खुली एहसास हुआ, आंख खुली एहसास हुआ, जीवित हूं ना विश्वास हुआ। सीयू साहब बोले तुम वहां लड़ाई जीत गए। हमारे डॉक्टर साहब बोले तुम यहां भी लड़ाई जीत गए। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर यह थोड़ी ज्यादा थी। बिल्कुल सही बात है। अब ये लड़ाई जो है ना रेणु जी, जी, मैं जीवन का मेरा यही मंत्र है। मेरी एक लड़ाई खत्म होती है, मैं दूसरी शुरू कर लेता हूँ। बचपन से ऐसे ही लड़ाई लड़ने का मन करता था? बचपन से नहीं, मैं सेना में आने के बाद, और खासकर जब बोध हुआ देश के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ा तो पता चला देश के भीतर भी काफी वैचारिक चुनौतियां हैं, और फिर इस बात का बोध करने का प्रयास किया कि ईश्वर ने क्यों वापस भेजा। तो मुझे लगा कि भाई यही संघर्ष है, इसी को करना है। तो मेरे लिए वो एक लड़ाई खत्म होती है और दूसरी शुरू कर देता हूँ मैं। फॉर मी अ बैटल ओवर, अ बैटल बिगिंस, दैट इज व्हाट इज माय मंत्र ऑफ माय लाइफ। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो दोस्तों, ये थी एक लंबी सी बातचीत, अलग अलग तरीके के संघर्ष, विचारों का संघर्ष, युद्ध का संघर्ष, बहुत सारे जीत हार और उसके साथ जुड़ा दर्शन, कविताएं, इतना विविध रंगी ये हमारा जो आज का साक्षात्कार रहा, वो सिर्फ और सिर्फ हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल के कारण और उनके बच्चों के कारण। ये जो सेना मेडल लगाकर बोलना उनकी बेटी को बहुत पसंद है। यहाँ आप आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, अपने जीवन से जुड़ी हुई और बाकी हम सब के भी जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो आपके माध्यम से हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी, नाम का आपने जो बात की, तो नाम चाहे जैसे लिया जाए, जितना लिया जाए, बस प्रेम से लिया जाए, सम्मान से लिया जाए, इसी बात की आकांक्षा है। और आपने यहाँ मुझे प्रेम से बुलाया, सम्मान दिया,
और ये अवसर दिया कि मैं आपके श्रोताओं के, आपके माध्यम से सारे श्रोताओं को अपने दिल की बात कह पाऊं। इस बात के लिए मैं आपका, विविध भारती का बहुत बहुत आभारी हूं। इस उम्मीद के साथ कि और तमाम लोगों तक आपकी बात जाए और ये अच्छे अच्छे विचार जो हैं वो उनकी आत्मा तक पहुंचे, दिल तक पहुंचे और कहीं ना कहीं उसको अपनी जीवन में आत्मसात करें। इस उम्मीद के साथ आज की ये बातचीत यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। बहुत बहुत नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद। देश के नाम अपनी जवानी लिखी, ये जवानी है क्या जिंदगानी लिखी, बस यहाँ तक कि हमने कहानी लिखी, अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां। अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां, फर्ज कर दो अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। विविध भारती स्थापना दिवस पर आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। आज आपने सुना सेवानिवृत्त जाबाज लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल की शौर्य गाथा। उन्हीं की जुबानी आपसे बातचीत कर रही थीं रेणु चतुर्वेदी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।